Hi, welcome back to the series of current affairs. So we'll be starting to this part 2 series, part 2 video of the entire current affairs series. ये आपका part 2 वीडियो है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 चेकआउट नहीं किया है तो डू चेक इट आउट। हमारा जो प्लेलिस्ट है तो वहाँ पर आप जाके पार्ट 1 जरूर से चेकआउट कीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले। ओके, सबसे पहला जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से इंटरनेशनल न्यूज़ से वी विल स्टार्ट। उसके बाद एक एक करके सारे ग्रुपिंग करके न्यूज़ यहाँ पर अरेंज्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल से, उसके बाद नेशनल में जाएंगे एंड उसके बाद स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं यहाँ पर, तो अच्छे से वो हो जाएगा। ओके, फर्स्ट जो न्यूज़ है आपको यहाँ दिख रहा होगा वो SEO के बारे में है। ये जो टर्म है ये बार बार न्यूज़ में है, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये मेंशन किया हुआ है। SEO का जो फुल फॉर्म है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है 2001 में ये ग्रुप आया था। तो रिसेंटली देखिएगा ये न्यूज़ में मल्टीपल टाइम से मेंशन किया हुआ है, तो आपको मालूम है कि SEO क्या चीज़ है यहाँ पर और न्यूज़ सेक्शन में क्या आपको यहाँ मिल रहा है। जैसे आप न्यूज़ में देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपका ये कजाकिस्तान के जो लीडर हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर SEO का जो रिसेंट जो न्यूज़ आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ईरान का मेंशन मिल रहा है कि ईरान नया मेंबर ऐड हो चुका है SEO ग्रुप में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि SEO ग्रुप का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर कब ग्रुप आया था, कितने सारे मेंबर्स हैं, तो हम एक देखेंगे। SEO का फुल फॉर्म इसको मालूम होगा आपको, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है SEO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई एक जगह का नाम है चाइना में एक प्लेस है शंघाई बोल के। ओके, ये ग्रुप 2001 में आया था। ये ग्रुप बेसिकली इंटरनेशनल ग्रुप है, आपका ये कोऑपरेशन के लिए ग्रुप आया था। बेसिकली 2001 में ग्रुप बना था और इस वक्त इसके 9 मेंबर्स टोटल हैं और ईरान इसका 9th नंबर मेंबर है। ईरान रिसेंटली न्यूज़ में था कि ईरान नया मेंबर ऐड हो चुका है, 9th मेंबर है। इससे पहले मतलब 8 मेंबर थे, ये 8 का लिस्ट आपको दे रखा हूँ यहाँ पर 4+4। तो 4 पहले आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 4 हैं। प्लस यहाँ पर चाइना है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी मिलेगा आपको, इंडिया है, पाकिस्तान भी ऑफकोर्स यहाँ मिलेगा आपको एंड रशिया है। तो इंडिया पाकिस्तान आपको 2017 में ऐड हुए थे यहाँ पर ग्रुप में, वैसे पूरा ग्रुप 2001 में बना था। और यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में से देखिएगा उज़्बेकिस्तान का नाम आ रहा है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, मगर तुर्कमेनिस्तान नहीं है यहाँ पर, याद रखना आपको, तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट देयर इन दिस ग्रुप। मगर उज़्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिज़ है, कजाकिस्तान है, मगर तुर्कमेनिस्तान नहीं है, याद रखना आपको। तो 4+4 8 ग्रुप हो गए और ईरान इज़ द 9th मेंबर विच इज़ एडेड रिसेंटली। तो ये मालूम होना चाहिए आपको। SEO का मालूम होना चाहिए कि SEO का 2001 में ग्रुप आया था और इंडिया इसको 2017 में ज्वाइन किया था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग में मिलेगा आपको, चाइना में एक जगह है, चाइना में का कैपिटल ऑफकोर्स बीजिंग है यहाँ पर। और इसी का ही SEO का ही जो है कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं यहाँ पर जो इसको ज्वाइन करने वाले आने वाले समय में, जिसमें से ईरान ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, मंगोलिया है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ये फ्यूचर में हो सकता है कि ज्वाइन कर जाएँ। ईरान ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है इसको, ये चीज़ न्यूज़ में था एक्चुअली। और यहाँ पर आपको SEO का एक एक इनिशिएटिव है जो एंटी टेररिज्म के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर आपको ताशकेंत में मिलेगा, जो ऑफकोर्स उज़्बेकिस्तान में मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये डिटेल्स था SEO के बारे में। तो ये न्यूज़ पूरा आपका कवर हो गया। न्यूज़ से में बेसिकली ये था कि आपका जो ईरान है वो नया मेंबर ऐड हो चुका था, 9th मेंबर वॉज एडेड। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो G7 से आ रहा है, आपको फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर, हमारे PM खड़े हैं इटली के लीडर के साथ में। तो ये 50th समिट है, याद रखना आपको, 50th मीटिंग ऑफ G7। तो G7 क्या है मालूम है कि G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, दिख रहा होगा आपको, ग्रुप ऑफ 7 को बोलते हैं G7 बेसिकली। ये कौन कौन है यहाँ पर G7 में, इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। G7 के अंदर जो है कनाडा का नाम आता है, मेंशन होता है, USA है, इंग्लैंड है, UK है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है ना। एशिया से जापान ही ये कंट्री है, यूरोपियन से आपका यूरोप से आपको जर्मनी मिलेगा, इटली है, UK और फ्रांस, ये 4 मेजर कंट्रीज UK के पार्ट हैं। और अमेरिकन जो आपका कॉन्टिनेंट है वहाँ से आपको कनाडा और USA का पार्ट मिलेगा, G7 का पार्ट। टोटल 7 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया को एज अ गेस्ट ऑर्डर किया गया, मतलब उनको बुलाया गया इस मीटिंग के। ऐसे भाई इट इज़ द 50th G7 समिट, याद होना चाहिए आपको। PM मोदी एज अ गेस्ट यहाँ गए थे। और G7 जो ग्रुप है यहाँ पर वो 1975 में बना था, ठीक है ना। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जिम्बाब्वे से आ रही है। जिम्बाब्वे एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर सबसे पहला न्यूज़ जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, जिम्बाब्वे ने एक गोल्ड बैक्ड करेंसी इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली जिम्बाब्वे का देखिएगा इश्यूज़ वहाँ पर हैं, वहाँ की उनकी करेंसी जो है करंटली क्रैश होने जा रही है। उस वजह से वो करेंसी का कुछ सॉल्यूशन के लिए वो शायद यहाँ पर गोल्ड बैक्ड करेंसी है, मतलब उनका जो करेंसी है उसको अगर जो बैकग्राउंड में गोल्ड
के वैल्यू के हिसाब से करेंसी इशू हो रहा है, उसका मतलब ये है एक्चुअली, ताकि उनको करेंसी का जो क्रैश हो रहा है एक्चुअली, जो नीचे गिर रही करेंसी थोड़ा बहुत वो रुक जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन ही जिम्बाब्वे, अगेन बार बार न्यूज़ में आ रहा है यहाँ पर जिम्बाब्वे बेसिकली स्टेट ऑफ डिज़ास्टर डिक्लेरेशन यहाँ पर हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुकी हैं, दैट इज़ वाई जिम्बाब्वे हैज़ डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ डिज़ास्टर बिकॉज ऑफ ड्रॉट की वजह से फूड शॉर्टेजेस वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। ये न्यूज़ में था बेसिकली। नेक्स्ट न्यूज़ है जापान से न्यूज़ आ रहा है। जापान ने इंडियन टूरिस्ट के लिए ई वीज़ा सिस्टम अप्लाई कर चुका है। या रखना आपको ई वीज़ा मतलब ऑनलाइन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन जाने का कहीं ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन सिस्टम से हो जाएगा। और यूके जो है, यूके ने पाकिस्तान को बेसिकली एक लिस्ट में ऐड कर चुका है जो टू डेंजरस टू ट्रैवल, मतलब एक लिस्ट है उनके जो कंट्रीज़ बहुत डेंजरस टू ट्रैवल है, वहाँ पर उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का वहाँ मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इटली से अगेन न्यूज़ आ रहा है G7 से। G7 बताया आपको न्यूज़ में रहेगा, ये G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है। बेसिकली यहाँ पर एक सिटी का नाम है जो मालूम होना चाहिए आपको, सिटी का नाम है कैप्री सिटी। ये बार बार ये वर्ड न्यूज़ में आया है कि कैप्री सिटी कहाँ पर है। कैप्री सिटी में बेसिकली आपका एक फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ है, जो भी G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ताकि जो आपका जो वॉर जो आपका चल रहा है, आपका यूक्रेन वॉर के ऊपर कुछ बात हो सके या उसको रोक सके, ऐसा कुछ मीटिंग यहाँ पर कैप्री सिटी में G7 का मीटिंग हुआ है। यहाँ पर G7 के जो फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पर उनका। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। आ रहा है म्यांमार से आ रहा है। म्यांमार में सिटवे पोर्ट जो है वो इंडिया ने उसका जो है राइट्स ले लिया है ऑपरेट करने का, ठीक है। सिटवे पोर्ट का जो राइट्स है वो इंडिया के पास आ चुका है। सिटवे पोर्ट कहाँ है, एग्जाम में आएगा अगर, तो इट इज़ इन म्यांमार में मिलेगा आपको यहाँ पर सिटवे पोर्ट। इंडिया के पास इसका करंटली इसका ऑपरेट करने का राइट्स इंडिया को मिल गया है। नेशनल न्यूज़ कवर करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ से इतना ही था और नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। नेशनल न्यूज़ के अंदर जो फर्स्ट न्यूज़ आ रहा है वो बेसिकली बात हो रहा है यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन का एक नया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है डाला गया है, पायलट प्रोजेक्ट है बेसिकली देखने के लिए कि ये वाइबल है या नहीं है। तो इंडिया का बेसिकली फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो डाला गया है हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी पावर प्लांट में एक्चुअली, जो आपका सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया बेसिकली। तो इस प्लांट के ऊपर हम लोग ने एक मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है बेसिकली ये नाथपा झाकरी जो हाइड्रो पावर स्टेशन है वहाँ पर आपका ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और सतलज रिवर के ऊपर मिलेगा, आपको याद रखना ये चीज़। और अगर आप अपने पार्ट 1 वीडियो देखा है तो बताइएगा मेरे को कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पर हुआ है रिसेंटली, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन से आ रहा है। बेसिकली एक बॉडी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक बॉडी आता है जिसका काम है कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसको प्रिजर्व करके रखना इसका काम है। इसका बॉडी का काम है जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना है। नाम है बॉडी का इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन। उसका एक नया लोगो और नया मोटो आया है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये बॉडी क्या है, काम क्या है इस बॉडी का, और नया लोगो में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसको हल्का सा जूम आउट करता हूँ। इस नए लोगो में आपको दिख रहा होगा ब्राउन थीम का यूज़ किया गया है यहाँ पर। दिस इज़ अ ब्राउन थीम विच इज़ यूज्ड। और यहाँ पर आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, लाइक ताजमहल यहाँ मिल रहा होगा आपको यहाँ पर देखने के लिए। ताजमहल का नाम है यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पर। रेड फोर्ट है यहाँ पर, इंडियन आपका ये इंडिया गेट ही मिल रहा है आपको यहाँ पर। और सारनाथ पिलर है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट एक पिलर है सारनाथ का आपका उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर इसका यूज़ किया गया इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के अंदर। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ बुक्स के पेजेस हैं, वो एक लीफ के डिज़ाइन में है, जिस तरह आपकी फेदरी लीफ होता है उसके डिज़ाइन में है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए IHRC इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन का काम क्या है। इसका काम है कि ये जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखना इसका काम है। ये एक 1919 में बॉडी आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, बताया आपको। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखना इसका काम है। और इसका जो नया मोटो है, मैंने बताया इसका नया मोटो, नया लोगो तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। नया मोटो मालूम होना चाहिए आपको, वेयर हिस्ट्री इज़ प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। ये इसका नया मोटो है, वेयर हिस्ट्री इज़ प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। और यहाँ पर लोगों में कुछ चेंजेस लाए गए हैं लास्ट प्रीवियस लोगों से, जो अगर आप दिखेंगे ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है शेड में। और सारनाथ पिलर मैंने आपको दिखाया, वहाँ मेंशन किया हुआ है। लोटस पिलर जो आपका लोटस का जो पेटल शेप्ड पेजेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। जो पेज हैं बुक्स के वहाँ पर जो लोगों में दिखाया गया आपको, वो एक लोटस पेटल का शेप वहाँ पर उसको वहाँ दिखाया गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आ रहा है अर्थ डे से न्यूज़ है। अर्थ डे हर साल हम लोग अप्रैल 22 को मनाते हैं। बेसिकली एक अवेयरनेस डे है ताकि अर्थ को का जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, उसको हम लोग रोक सकें यहाँ पर। यहाँ पर न्यूज़ क्या है अर्थ डे में, CSIR एक बॉडी है
सबसे बड़ा इंटरनेशनल ग्रुपिंग है इंडिया में जो रिसर्च करता है इंडिया में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर बताया गया है न्यूज़ में कि इंडियाज़ बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, ये बेसिकली क्लॉक दिखाया गया यहाँ पर। इंडिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट क्लॉक जो है वो CSIR का हेडक्वार्टर्स में लगाया गया है, जो आपका ऑफकोर्स दिल्ली में मिलेगा आपको। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स में सबसे बड़ा क्लाइमेट क्लॉक, मतलब क्लाइमेट के बारे में यह मेंशन किया होगा कि कितना आपका CO2 एमिट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, कितना टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से। तो इसका इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि कितना कितना आपको इसे अवेयरनेस की तरह एक काम कर रहा है। ये क्लाइमेट क्लॉक का मतलब है आपको वो अवेयर करवा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह बढ़ रहा है उसको रोकना है हमको। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको फोटो में दिख रहा हो किस तरह आपको CO2 एमिशंस के बारे में यहाँ दिखाया गया है। मैंने आपको बताया यहाँ पर CO2 एमिशंस के बारे में मेनली दिखाया जाएगा किस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। तो वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। CSIR का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका है। CSIR स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सबसे बड़ा रिसर्च बॉडी है इंडिया में जो रिसर्च करता है। अराउंड इसके 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। 1942 में बॉडी आया था, दिल्ली में ऑफकोर्स हेडक्वार्टर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आती है बॉडी। और इसके प्रेसिडेंट, याद रखना आपको, प्रेसिडेंट फिक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ही इसके प्रेसिडेंट है, हमेशा रहेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मिनिस्टर, जो हमारा जो करंट मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक, वही इसके वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। और डायरेक्टर जनरल से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, डायरेक्टर जनरल इस वक्त हैं N कलाई सेल्वी इनका नाम है। ये ऑफकोर्स शी इज़ द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ CSIR। CSIR के सबसे पहले वुमेन डायरेक्टर हैं आपके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, तो सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन है और इस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन है? N कलाई सेल्वी उनका नाम है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। इसरो से न्यूज़ आ रहा है। इसरो बेसिकली कुछ ग्लेशियर्स को मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पर उसका फोटो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कुछ सैटेलाइट से इमेज उठाया हुआ है यहाँ पर एक्चुअली। तो इसरो ने बताया कि कुछ ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो मेल्टिंग पोजीशन में है बहुत ज़्यादा। तो उसका बारे में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक घाट का मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर जैसे घाट मेंशन हियर, एक घाट है, नाम है उसका घेपंग घाट नाम है। इससे याद होना चाहिए आपको कि घेपंग घाट जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। इस घाट पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं यहाँ पर वो मेल्टिंग पोजीशन में है। और ये घाट का बार बार मेंशन किया हुआ है, घेपंग घाट आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो इसको भी याद रख के जाइएगा। नेक्स्ट जो है बिजनेस टुडे से एक न्यूज़ है। आनंद महिंद्रा जो ऑफकोर्स ओनर है महिंद्रा ग्रुप के, उन्होंने एक ट्राइब का मेंशन किया हुआ है। एक ट्राइबल ग्रुप है, एक ट्राइब है शॉम्पेन ट्राइब बोल के, अंडमान निकोबार आइलैंड से मिलती है ट्राइब। बेसिकली ये ट्राइब ने फर्स्ट टाइम एवर इलेक्शन से पार्टिसिपेट किया है, जो अभी आपका इलेक्शन हुआ इस साल। सेकेंड न्यूज़ अगेन एक ट्राइब से है। ट्राइब का नाम है आपका नेशी ट्राइब है। आपका ये इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ट्राइब है। उनका लॉन्ग टेप फेस्टिवल सेलिब्रेट हो गया, रखना आपको। फर्स्ट ट्राइब का नाम है शॉम्पेन। शॉम्पेन ट्राइब से आपके इलेक्शंस के बारे में मेंशन किया हुआ है। शॉम्पेन टाइम आपको अंडमान निकोबार के अंदर मिलेगी, आपको अंडमान निकोबार आइलैंड से मिलेगी। एंड नेशी जो ट्राइब है यहाँ पर लिखा हुआ है, नेशी ट्राइब, इन्होंने लॉन्ग टेप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन कि लॉन्ग टेप फेस्टिवल किसने सेलिब्रेट किया? नेशी ट्राइब ने किया है। और ये किस स्टेट में मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पारादीप पोर्ट से आ रहा है। पारादीप पोर्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन चुका है। सबसे मतलब वॉल्यूम में कार्गो हैंडल इज डन बाय पारादीप पोर्ट। बेसिकली ये एक मेजर पोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल करता है इसको। उड़ीसा में मिलेगा आपको, उड़ीसा की जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको ये पोर्ट। इंपॉर्टेंट है, इंडिया का टॉप मोस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट के अंदर ही आ गया है इस वक्त। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका टाटा की तरफ से आ रहा है। टाटा कंपनी ने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है। इससे पहले सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता था, मगर इस बार एक प्राइवेट कंपनी टाटा कंपनी जो है वो आगे आके एक सैटेलाइट लॉन्च की है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट जो सैटेलाइट है, ये बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी ऊपर जाके, ठीक है ना। इस सैटेलाइट को बेसिकली जो लॉन्च किया गया, ये इंडिया से नहीं किया गया, इसको फ्लोरिडा से किया गया जो ऑफकोर्स USA में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और इस लॉन्चिंग में जो रॉकेट यूज़ हुआ है, आपको रॉकेट दिख रहा होगा, इस रॉकेट के अंदर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। रॉकेट बेसिकली फैल्कन, बेसिकली कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जो है वो स्पेसएक्स ने ये रॉकेट प्रोवाइड किया, फैल्कन 9 रॉकेट, जिसमें ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आपको सैटेलाइट का नाम क्या है? ये बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, TSAT-1A नाम है इसका, ठीक है ना। टाटा कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया है? फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। रॉकेट कौन सा यूज़ हुआ है? फैल्कन 9 रॉकेट है जो ऑफकोर्स स्पेसएक्स की जो कंपनी है वो उसको लॉन्च की गई। और इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का, जिसने ये लॉन्च करवाया है, ये न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको। और एक पॉइंट याद रखना आपको, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा ऊपर जाके, मगर ये बेसिकली मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है। मतलब मिलिट्री इसके, मतलब इसके अंदर जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी इसके अंदर हैं, ठीक है ना, याद रखना आपको ये चीज़।
नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आपका मनसुख मंडाविया के यहाँ से, बेसिकली जो करंट मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मिनिस्ट्री भी इसके अंडर में आ रहा है। मनसुख मंडाविया उनका नाम है। उन्होंने अनाउंस किया है कि बेसिकली इंडियाज़ प्लान टू एंड यूरिया इम्पोर्ट्स बाय 2025। तो इंडिया बाहर के देशों से यूरिया खरीदते आया है, जो केमिकल है बेसिकली, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में छिड़का जाता है, तो उसका इम्पोर्ट्स को हम लोग एंड करने वाले हैं बाय 2025, याद रखना आपको। अब सर ये कैसे होगा, उसके लिए मल्टीपल यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं इनकी तरफ से। बेसिकली यहाँ पर बात हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वी विल फोकस ऑन नैनो यूरिया, नैनो लिक्विड जो है डैप, वहाँ वो भी एक केमिकल है बेसिकली, उसके ऊपर फोकस करता है कि जिस तरह हम लोग को यूरिया के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है वो कम करना है, ताकि हम ऑल्टरनेटिव की तरह अगर ध्यान देंगे तो हम वहाँ जो यूरिया के ऊपर जो इम्पोर्ट्स है, जो इम्पोर्ट बिल है वो चाहे कम जाए। और यूरिया में और एक प्रॉब्लम क्या है, यूरिया में बेसिकली जो केमिकल है ना वो बेसिकली हार्मफुल भी है अलग तरीके से, एनिमल लाइफ को भी हार्मफुल है अगर वो लेक्स तक पहुंच रहा है, ह्यूमन लाइफ को भी उतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर तो खोजना ही है, ताकि इम्पोर्ट का जो बिल है वो भी कम हो सके यहाँ पर। उसके लिए वी आर फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। और यहाँ पर एक स्कीम का नाम याद होना चाहिए, पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम एक स्कीम है जहाँ पर हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं बहुत सारे, ताकि जो एक ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, ताकि यूरिया के अलावा क्या हो सकता है जिस तरह एग्रीकल्चर अच्छा हो सके, तो उसके बारे में एक स्कीम है, अवेयरनेस स्कीम है पीएम प्रणाम, जहाँ पर करंट जो गवर्नमेंट है बहुत रुपया खर्चा करे, ताकि यूरिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो सके। तो याद रखना आपको ये चीज़। नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ सेक्शन जो है स्पोर्ट्स के अंदर से आ रहा है। इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड पिच जो है, हाइब्रिड पिच जो है वो धर्मशाला में जो है स्टेडियम, वहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको ये चीज़। नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ आ रहा है अंटार्कटिका से आ रहा है। इंडिया ने रिसेंटली एक पोस्ट ऑफिस, हमारा 3rd पोस्ट ऑफिस यहाँ खुला है अंटार्कटिका में। आपका क्वेश्चन कि अंटार्कटिका में पोस्ट ऑफिस खोलने का नीड क्या है सर, इंडियन पोस्ट ऑफिस अंटार्कटिका में क्या कर रहा है। इसलिए मालूम होना चाहिए कि जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर में नॉर्थ पोल मिलेगा आपको, यहाँ पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल मिलेगा नीचे में। नॉर्थ पोल में आपको मिलेगा आर्टिक रीजन मिलेगा, आर्टिक रीजन यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ अंटार्कटिक मिलेगा। तो एक्सट्रीमली कोल्ड है, पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ रीजन है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है ना, अंटार्कटिक में पोस्ट ऑफिस खोला है। अब क्यों खोला है पोस्ट ऑफिस यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, यहाँ पर R&D करने के लिए कुछ स्टेशन बना हुआ है यहाँ पर, तो उसकी मदद के लिए यहाँ पर हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस का सेंटर भी खोल रखा है यहाँ पर। तो ऑल ओवर बेसिकली अंटार्कटिका में हमारे पास 3 रिसर्च सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स हैं जहाँ पर रिसर्च होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस खोल रखा है। तो वही चीज़ का यहाँ न्यूज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वो बेसिकली एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच खोल रखे हैं। हमने 3rd जो ब्रांच है हमने भारती में खोल रखा है। तो याद होना चाहिए कि अंटार्कटिका में हमारे पास 3 स्टेशंस हैं। फर्स्ट जो है वो दक्षिण गंगोत्री है, बहुत पहले खोले थे इसको। उसका सेकंड स्टेशन जो है वो मैत्री है, 3rd इज़ भारती। तो रिसेंटली भारती में हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस खोला है। ऑलरेडी हमारे पास पोस्ट ऑफिस मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ऑलरेडी खुला हुआ है। तो हमारा 3rd पोस्ट ऑफिस है अंटार्कटिका में। तो पहला था दक्षिण गंगोत्री के अंदर मैत्री, और फिर रिसेंटली भारती में खोला गया। और याद रखना इनका ये जो दक्षिण गंगोत्री जो है ये सब नाम है, ये सब ऑलरेडी रिसर्च स्टेशंस का नाम है। ये दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन का नाम है, मैत्री भी एक रिसर्च स्टेशन है, भारती भी एक रिसर्च स्टेशन है। ये आपको तीनों मिलेगा अंटार्कटिका में मिलेगा, अंटार्कटिका। और आर्टिक रीजन में हिमाद्री नाम का एक रिसर्च स्टेशन मालूम होना चाहिए, हिमाद्री इज़ अ रिसर्च स्टेशन इन आर्टिक में है ये आपको। बाकी तीनों जो है ये आपको अंटार्कटिका में मिलेगा, ये तीनों। और ये जो हिमाद्री मिलेगा आपको, हिमाद्री आपको मिलेगा आर्टिक रीजन में मिलेगा, एक रिसर्च स्टेशन मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात के एंड से आ रहा है। गुजरात के एंड से एक न्यूज़ है, बेसिकली गुजरात में 2 यहाँ पर चीज़ मेंशन किया हुआ है। बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है वो अदानी ग्रुप ने यहाँ खोल रखा है। खावड़ा एक जगह है वहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट किया जाएगा। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट निकलेगा गुजरात में, अदानी ग्रुप उसके ऊपर काम कर रहा है। और उसके बाद अदानी ग्रुप अगेन न्यूज़ में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर प्लांट जो है वो भी अगेन गुजरात में खुलने वाला है बाय अदानी ग्रुप। दोनों वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर प्लांट जो है दोनों गुजरात में है, खुलने वाला है बेसिकली। नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग की तरफ से है। HDFC बैंक इज़ द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर HDFC बैंक अपना ब्रांच खुला है फर्स्ट टाइम एवर। एक प्राइवेट बैंक एक लक्षद्वीप में खुल रहा है ब्रांच। तो ये रखना होगा कि आपका HDFC बैंक जो है, जो ऑफकोर्स सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका फर्स्ट ब्रांच खुलने वाला है आपका ये इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। सेकेंड न्यूज़ है RBI की तरफ से है। RBI का रिसेंटली 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं RBI के। बेसिकली 1 अप्रैल 1934 में बना था RBI, तो 2024 में इसके 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जानना चाहिए आपको, 1 अप्रैल 1934 में RBI बना था,
ठीक है ना। और उस समय इसके फर्स्ट RBI गवर्नर का नाम मालूम होना चाहिए, सर ऑस्बॉर्न स्मिथ उनका नाम है, जो इसके फर्स्ट गवर्नर बने थे। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में था, मगर शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में, आपको याद होना चाहिए। और 90th ईयर है, याद होना चाहिए। इस वक्त इसके 25th RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, याद होना चाहिए। 25th गवर्नर है वो शक्तिकांत दास, ठीक है ना, याद होना चाहिए, उनका नाम याद करिएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर थे ऑस्बॉर्न स्मिथ, जो 34 में था तब RBI बना था उस समय। ओके, आपसे क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस के बाद RBI का फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को, ठीक है। आईफोन की तरफ से आ रहा है। आईफोन का जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया में, बेसिकली इंडिया में भी आईफोन की फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जो और कंट्री में किया जाता है, बाहर कंट्रीज़ को बेचा जाता है आईफोन, वो ऑलमोस्ट 10 बिलियन तक पहुँच चुका है, $10 बिलियन तक पहुँच चुका है, याद रखना आपको ये चीज़। जियो से न्यूज़ आ रहा है। जियो बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल कंपनी बन चुका है, सरपासिंग चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ऑल्सो। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल कंपनी इस वक्त रिलायंस जियो का, बट वहाँ पर उसको टैग मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। GI टैग से कुछ न्यूज़ है यहाँ पर इस महीने में, तो उसको कवर करते हैं हम लोग। GI टैग में देखते हैं किस किस स्टेट को कहाँ से जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। फर्स्ट बात हो रहा है त्रिपुरा से। त्रिपुरा को अप्रैल महीने के अंदर मटाबारी पेड़ा, ये एक स्वीट का नाम है, ऑफकोर्स एक स्वीट है मटाबारी पेड़ा, एंड पेड़ा बोलते हैं एक्चुअली आपका ये। और पचारा जो है एक टेक्सटाइल है, लोकल टेक्सटाइल, जिसको GI टैग मिल चुका है। किसको? त्रिपुरा स्टेट को मिला है, ठीक है। 2 GI टैग्स के बारे में मालूम चाहिए। एक तो आपका एक स्वीट है मटाबारी पेड़ा, और आपका ये पचरा टेक्सटाइल्स को यहाँ मिला है आपको, ये दोनों को त्रिपुरा को मिल चुका है GI टैग। नेक्स्ट GI टैग की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका बुंदेलखंड रीजन से आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और वो एक गेहूं का वैरायटी है, कठिया गेहूं, जो एक वीट है बेसिकली। उस वैरायटी कठिया जो वीट है वो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश को GI टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट जो है वो सितारा और तनपुरा, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, दो सितारा और तनपुरा, इन दोनों का जो GI टैग है वो महाराष्ट्र को मिल चुका है रिसेंट न्यूज़ में था ये, कि सितारा एंड तनपुरा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसको GI टैग महाराष्ट्र को मिला, याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज़ बनारस से आ रहा है, अगेन उत्तर प्रदेश का बात हो रहा है। तिरंगा बर्फ़ी जो है स्वीट है अगेन, एंड ढालुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग, जो मेटल कास्टिंग हो रहा है, ढालुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग है, उसका GI टैग उत्तर प्रदेश में जो जगह है बनारस, वहाँ मिला है आपको। तिरंगा बर्फ़ी, ढालुआ मूर्ति। और त्रिपुरा का भी इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा का अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, नाम कंफ्यूज नहीं होएगा। नाम है इस पेड़ा नाम है मताबरी पेड़ा, एंड पचरा जो है आपका इट इज़ एक्चुअली लोकल टेक्सटाइल है ये, ठीक है ना। ओके, इससे न्यूज़ आ रहा है इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स जो हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग, उसको कवर करेंगे यहाँ पर, जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट जो रैंक है वो आ रहा है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स से आ रहा है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, याद होना चाहिए आपको। इंडिया 10th नंबर में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स होता है, और सबसे ज़्यादा टॉप नंबर में कौन है? रशिया में है। रशिया में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहा है। सेकंड लार्जेस्ट आपका ऑफकोर्स UK में मिलेगा आपको, एंड थर्ड में चाइना। इंडिया इज़ इन नंबर 10th नंबर में इंडिया है, और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है, डिजिटल क्राइम्स जो होते हैं, वो इंडिया में नंबर 10th पोजीशन में इंडिया वहाँ पर आ रहा है इंटरनेशनल लेवल में। नेक्स्ट जो है होरुकन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, अगेन बता रहा हूँ आपको, होरुकन ग्लोबल यूनिकॉर्न का मतलब है ऐसी कंपनी जहाँ पर जिसका वैल्यू जो है $1 बिलियन है, मोर देन $1 बिलियन USD अगर हो रहा है, एक कंपनी का वैल्यू अगर $1 बिलियन USD से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में 3rd नंबर में आता है इंडिया, टू हैव 67 यूनिकॉर्न्स इंडिया के पास है। मतलब 67 कंपनीज ऐसे हैं जो 1 बिलियन या उसके ऊपर वैल्यू के हैं, याद रखना आपको। और ऑफकोर्स अमेरिका टॉप में आएगा यहाँ पर, इंडिया इज़ इन नंबर 3rd, और साइबर क्राइम में इंडिया नंबर 10th में है, याद रखना। तो हम लोग अपॉइंटमेंट्स की तरफ चलते हैं। अपॉइंटमेंट्स क्या क्या फेमस अपॉइंटमेंट हुए हैं यहाँ पर रिसेंटली। फर्स्ट अपॉइंटमेंट आ रहा है आयरलैंड की तरफ से। आयरलैंड के जो है नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सिमन हैरिस नाम है उनका, रखना आपको। सिमन हैरिस बिकम्स आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम याद रखना आपको, सिमन हैरिस। आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके अपॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट पोर्चुगल से न्यूज़ है। पोर्चुगल में नाम है इनका लुइस मोंटेनेग्रो, जो उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इनका फोटो भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। आपको लुइस मोंटेनेग्रो इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, एंड सिमन हैरिस इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, इंडोनेशिया से न्यूज़ आ रहा है। जो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं, प्रबोवो
सुबियांटो नाम है उनका, प्रभोवो सुबियांटो, इनका नाम याद रखना आपको। ही इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, प्रभोवो सुबियांटो। न्यूज़ चलते हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन से आ रहा है, बहुत इजी न्यूज़ है यहाँ पर। फर्स्ट जो है ऑफकोर्स सिट्रोइन, जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी अपॉइंट हुए हैं, अच्छी बात है। तरफ चलते हैं, सौरव घोषाल का नाम बार बार न्यूज़ में आया है। सौरव घोषाल, बस याद रखना कि सौरव घोषाल ने रिटायरमेंट लिया है स्क्वैश से, ये स्क्वैश खेलते हैं। और आपको एग्जाम पूछ सकता है कि सौरव घोषाल किसके प्लेयर हैं। सौरव घोषाल ने रिटायरमेंट लिया है स्क्वैश बेसिकली, इसमें उससे रिटायरमेंट लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर आपका T20 वर्ल्ड कप में जो अभी न्यूज़ में रिसेंटली, बेसिकली 3 लोग अपॉइंट हुए हैं एज ब्रांड एम्बेसडर्स। युवराज सिंह का नाम यहाँ आ रहा है, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट, ये तीनों का नाम याद रखना आपको। दे आर अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है रिसेंटली अभी। नेक्स्ट जो है ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप से न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है साना आमिर का नाम मत भूलिएगा, इन्होंने बेसिकली अपॉइंटमेंट हुआ है एज एम्बेसडर ऑफ ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में जो क्वालिफायर जो चल रहा था मॉडल, वहाँ पर उन्होंने साना आमिर का नाम बार बार आया कि बेसिकली ही इज़ एम्बेसडर अपॉइंटेड फॉर ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में हो रहा है, इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है। क्वालिफायर जो सेगमेंट का जो वर्ल्ड कप है वो यहाँ पर चल रहा है। चलते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप से न्यूज़ आ रहा है। आर्चरी वर्ल्ड कप जो चाइना में ऑफकोर्स चल रहा है इस वक्त, स्टेज 1 चाइना में हो रहा है। इसके मल्टीपल स्टेज में ये बेसिकली कंडक्ट किया जाएगा, मल्टीपल स्टेजेस में ये कंडक्ट होगा। स्टेज 1 जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, स्टेज 2 स्टेज 3, स्टेज 4 जो लास्ट वाला फाइनल वाला वो मैक्सिको में होने वाला है। तो इसमें यहाँ तक 2-3 नाम मालूम होना चाहिए इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको। तो यहाँ पर दीपिका कुमारी का नाम बार बार आया है। दीपिका कुमारी शी हैज़ बैक्ड सिल्वर इन दिस आर्चरी वर्ल्ड कप। और ज्योति सुरेखा, इनका नाम याद रखिएगा, शी हैज़ अचीव्ड अ हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स। इनके पास 3 गोल्ड मेडल्स मिल चुका है इनको आर्चरी वर्ल्ड कप के अंदर। एंड दीपिका कुमारी को सिल्वर मिला इसमें, याद रखना दोनों का नाम दीपिका कुमारी एंड ज्योतिका सुरेखा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स। इससे ज़्यादा चलते हैं हम लोग बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप से न्यूज़ है, स्पोर्ट न्यूज़। ऑल इंडिया बिलियर्ड क्लासिक से न्यूज़ आ रहा है। BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी देख लीजिएगा। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 यहाँ पर आपको जो ऑफकोर्स चाइना में हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर का जो मेंस सिंगल जो है और मेंस डबल जो है, जो 2 लोग एक साइड में खेलते हैं, मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल का जो है विनर का नाम यहाँ पर जोनाथन क्रिस्टी एंड वैंग शी, जो ऑफकोर्स चाइना के प्लेयर हैं। तो यहाँ पर आपका जोनाथन ऑफ इंडोनेशिया हैव वोन द मेंस सिंगल एंड वैंग ही हैज़ वोन द वुमेन सिंगल। तो ये तो यहाँ आपका बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप जो चाइना में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया बिलियर्ड क्लासिक चैम्पियनशिप का जो टाइटल है वो पंकज अडवाणी को मिल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिलियर्ड गेम में। नेक्स्ट है BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यूकी बम्बरी नाम है इनका, जिन्होंने डबल्स जीता है। यूकी बम्बरी इनका नाम याद रखिएगा, शी हैज़ एक्चुअली वोन डबल्स। उसके बाद इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से न्यूज़ है वर्ल्ड कप 2024 जो ऑफकोर्स फुकेट में थाईलैंड में चल रहा है। यहाँ पर ब्रोंज मेडल मिला है, का नाम याद है, बिंदियानी देवी नाम है इनका। बिंदियानी देवी हैज़ गॉट अ ब्रोंज मेडल इन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप जो चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है ग्रैंड पिक्स से आ रहा है न्यूज़ 2024, जो दोनों का हो चुका है। चाइनीज़ ग्रैंड पिक्स भी हुआ है, जापानीज़ भी हुआ है। एग्जाम में दोनों आएगा, दोनों के ही विनर जो हैं, चाइनीज़ ग्रैंड पिक्स हो या जापानीज़ ग्रैंड पिक्स हो, दोनों के ही विनर रेड बुल्स है। मैक्स विटर्सपन जो है उन्होंने जीता है ग्रैंड पिक्स। नेक्स्ट न्यूज़ चेस टूर्नामेंट से आ रहा है, इनका नाम याद रखिएगा, डी गुकेश नाम है इनका एंड ही इज़ द सेकंड यंगेस्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। सेकंड है, तो फर्स्ट कौन है? विश्वनाथ आनंद, द फर्स्ट इंडियन। इनका नाम बहुत फेमस है चेस में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो विश्वनाथ आनंद इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप एंड सेकंड इंडियन जो है इस वक्त न्यूज़ में आ चुका है, डी गुकेश नाम है इनका, ठीक है ना। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से आ रहा है, लिम्बो स्केटिंग से न्यूज़ आ रहा है, ताक्षी वाघानी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है 25 मीटर में। देन बिल्क्विस मिर, इनका नाम याद रखिएगा, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन पेरिस ओलंपिक ज्यूरी में मेंशन हुआ है इनका बात, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है खो खो चैम्पियनशिप से आ रहा है, महाराष्ट्र का नाम रखना है खो खो चैम्पियनशिप के अंदर। महाराष्ट्र हैज़ वोन बोथ मेंस एंड वुमेन्स टाइटल जो है वो महाराष्ट्र को मिला खो खो चैम्पियनशिप जो है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया अवार्ड्स के बारे में, हार्दिक सिंह एंड सलीम टेटी, इन दोनों को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, एक को मेंस कैटेगरी में ऑफकोर्स एंड एक को वुमेन्स कैटेगरी में, सलीमा टेटी को वुमेन्स कैटेगरी में मिला है। रेसलिंग चैम्पियनशिप से है 2024, मैंने आपको ऑलरेडी वेट लिफ्टिंग के बारे में बता चुका है इसी वीडियो के अंदर। तो ये एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है वो ऑफकोर्स बिश्केक में हुआ है। रैंक 1
होल्डर ऑफकोर्स जापान है, एंड इंडिया रैंक 9 में है 9 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट न्यूज़, सुमित नागपाल का नाम याद रखिएगा, बार बार इनका मेंशन न्यूज़ में है, ये एक टेनिस प्लेयर है, बस इतना सा था। एक और बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक बार मतलब एग्जामिनेशन से जाने से पहले एक और बार फटाक से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। जस्ट मैं स्क्रीन में मैं रख दे रहा हूँ, अगर हो पाए तो इसको एक और बार खुद से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। अवार्ड्स की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जो अवार्ड के बारे में बात हो रहा है वो एक एनवायरमेंटल सेगमेंट से है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2024, जो एनवायरमेंट के लिए जो लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है। आलोक शुक्ला को ये मिला है। एनवायरमेंटल बेसिकली ये एनवायरमेंटल के आपका ये एनवायरमेंट से बहुत ज़्यादा काम किए हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, एक्टिविस्ट हैं बेसिकली, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारा इन्होंने काम किया हुआ है, जिससे इनको जो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ जो इज इक्वलेंट टू ग्रीन नोबल प्राइज़ बोलते हैं इसको, एक्चुअली नोबल प्राइज़ के भी इक्वलेंट है ये। एशियन कैटेगरी के अंदर इनको मिला है। नाम क्या है? आलोक शुक्ला। एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा इन्होंने ट्रीज़ के लिए प्लांटिंग वगैरह बहुत अच्छा किया उस वजह से। नेक्स्ट जो है एक एमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली कथक डांसर हैं, आप सुने होंगे, लच्छू महाराज। तो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है रिसेंटली ये इशू हुआ है, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ को मिला है। अगर आपको ये पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है वो दिया जाता है कथक डांस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। किसान पूछ सका कि पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है बहुत सारे लोगों को मिला है, उतना तो याद करना नहीं होगा, मगर इतना याद करना है आपको कि पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है वो कथक के लिए मिला जाता है, कथक परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट अमिताभ बच्चन, रहमान और आपका रणदीप हुडा, इनको बेसिकली लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वहाँ पर दिया जाएगा। AR रहमान, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुडा को दे आर टू बी ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये उनको मिलेगा। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है वो ओमान के एक एयरपोर्ट को मिला है जो दोहा में है। बेसिकली रखना आपको, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ गॉट अवार्ड ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट जो है। इसरो का जो चंद्रयान 3 था उसको भी एक अवार्ड मिला है फॉर अचीवमेंट, जॉन एल जैक अवार्ड, ठीक है ना, ये साइंस सेगमेंट से मिलता है, साइंस एंड टेक से है बेसिकली। जॉन एल जैक अवार्ड जो है वो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो वहाँ से मिला है, बिकॉज चंद्रयान 3 जो है वो बेस बना दिया किस तरह स्पेस की का जो रेस है वहाँ पर लोग वहाँ पर इंडिया का जो पोजीशन है वहाँ दिखाया गया, उस वजह से उसके अचीवमेंट की वजह से जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर अवार्ड जो है वहाँ इसरो को चंद्रयान 3 की वजह से मिला है। साइंस एंड टेक से आ रहा है, उसको कवर करते हैं। साइंस से क्या न्यूज़ है? फर्स्ट न्यूज़ आ रहा है रोमानिया से। रोमानिया ने वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लेज़र जो है वो एक्सप्लोर किया है, देखना आपको, रोमानिया। नेक्स्ट न्यूज़ इसरो से आ रहा है। इसरो ने बेसिकली एक मिशन के ऊपर काम चल रहा है इसरो का, प्रोबा 3। प्रोबा 3 जो मिशन है ये सन के स्टडी के लिए है, सन के लिए है, और आपको प्रोबा 3। और इसरो जो है बॉडी एज द बॉडी एस्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में, ठीक है ना। ओके, जैसे आपको इसरो का मिशन प्रोबा 3 विच इज़ अ मिशन टू प्रोब द सन। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया का एम है एम सोमनाथ जो है एस सोमनाथ, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है इसरो का, तो वो ये रखना आपको इस डेब्रिस फ्री स्पेस बनाना है बाय 2030। इंडिया का टारगेट है इंडिया का जो स्पेस में जो डेब्रिस है, आपको दिख रहा होगा, जो भी वेस्ट, जो भी सैटेलाइट उतना काम के नहीं है, जो वेस्ट है स्पेस में ब्लॉकेज कर रहा है, तो उसको स्पेस को एकदम फ्री बनाना है, डेब्रिस फ्री जो है बाय 2030। इंडिया का टारगेट है इंडिया 2030 तक स्पेस को डेब्रिस फ्री बनाने की कोशिश करेगा। उसके लिए प्लान्स अभी से लेआउट होना स्टार्ट हुए। जो स्पेस जंक जो होता है उसको स्पेस डेब्री बोलते हैं एक्चुअली। जो सैटेलाइट्स टूट चुके हैं, जिनका कोई काम नहीं रह चुका, वो स्पेस डेब्री बोला जाता है बेसिकली, वेस्टफुल है बेसिकली। नेक्स्ट न्यूज़ एक इंसान की तरफ से आ रहा है, इनका नाम है रिचर्ड ओवन। ये बार बार ये मेंशन किया गया न्यूज़ में। इन्होंने डायनासोर्स के बारे में हमको बताया, रिचर्ड ओवन 1840s में, 42 में एग्जैक्टली, इन्होंने डायनासोर का जो टर्म है वो कॉइन किया था, और बता दें कि डायनासोर जैसे क्रिएचर्स भी होते हैं, इन्होंने ये टर्म है उनको कॉइन करवाया था, जो डायनासोर का जो टर्म है। नेक्स्ट है एक रिसर्च हब एस्टैब्लिश करने वाले हैं इंडिया में, इंडिया और रशिया मिलके। इंडिया और रशिया हैव साइन एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ रिसर्च हब इन दिल्ली को रिसर्च हब में बदल देंगे यहाँ पर। नासा के एंड से, नासा बेसिकली अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, जैसा इसरो इंडिया में ऑपरेट करता है वैसे नासा ऑपरेट करता है अमेरिका में। बेसिकली एक नया टाइम जोन क्रिएट किया नासा ने, जो मून में काम करेगा, कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम CLT। बेसिकली जो टाइम जोन किस तरह टाइम वहाँ पर होगा मून में, उसके लिए टाइम जोन क्रिएट किया गया नासा के द्वारा, कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम, याद रखना आपको, नासा ने क्रिएट किया है इसको। जो है वो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से आ रहा है। हर साल क्लाइमेट के लिए वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, जैसे रिसेंटली COP28 हुआ था दुबई में,
कॉप बताऊंगा क्या होता है। कॉप 27 उससे पहले इजिप्ट में हुआ था एंड 26 ग्लासगो में हुआ था। हर साल होता है ये। 2024 का जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो होने वाला है बाकू में। बाकू एक जगह है अज़रबैजान का, ऑफकोर्स कैपिटल है बाकू। तो ये 29th नंबर का मीटिंग है, 29th। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, जो लोग पार्टीज़ यहाँ मिलते हैं, उसका 29th नंबर मीटिंग है, वो बाकू में होगा अज़रबैजान में। और इस मीटिंग का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट के ऊपर बात होगा यहाँ पर। 1992 से ये मीटिंग हर साल होते आ रहा है। जो 1992 में जो हुआ था उसको अर्थ समिट बोलते हैं इसको, जो ऑफकोर्स ब्राज़ील में हुआ था। इट वॉज द UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो उस बाद 1992 से हर साल ये होता है, याद रखना आपको। और 29th नंबर का मीटिंग बाकू में होता हुआ मिलेगा आपको। बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान। इंडिया में याद रखना आपको, इंडिया में COP 8 नंबर का जो मीटिंग हुआ था वो इंडिया में हुआ था, दिल्ली के अंदर ऑलरेडी हो चुका है वो। और 28 नंबर का मीटिंग दुबई में हुआ था 2023 का। और उससे पहले 27th नंबर का मीटिंग इजिप्ट और ग्लासगो में भी हो चुका है, याद रखिए वो पॉइंट आप। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 रिसेंटली हुआ था। चंद्रयान 4 जो इसरो का टारगेट है वो 2024 तक का है। चंद्रयान 4 जो है वो हम लोग लॉन्च करेंगे। यहाँ बेसिकली एक एस्ट्रोनॉट को भेजने का प्लान है इंडिया का, कि एक एस्ट्रोनॉट को हम लोग एस्ट्रोनॉट को भेजना है मून के अंदर। वो 2040 तक अचीव होगा। नेक्स्ट जो है अमेरिका और ब्रिटेन से न्यूज़ आ रहा है। इन्होंने AI सेफ्टी के ऊपर काम किया है, एक अलायंस बना दी है इन्होंने, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेफ्टी है वहाँ से इसके ऊपर काम कर सकें। हम सेक्टर से क्या क्या न्यूज़ है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उसको कवर करते हैं फटाक से। फर्स्ट न्यूज़ आ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के यहाँ से आ रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप मेक्स अ पोर्ट कॉल इन वियतनाम ऑन द ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू द आशियन कंट्रीज़। बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनमें से वियतनाम साउथ ईस्ट में आता है बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो वहाँ पर इंडिया की शिप जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वहाँ डॉक की है एक्चुअली पोर्ट में उनकी। याद रखना आपको, वियतनाम का जो कैपिटल है हनोई है, याद रखना ये पॉइंट आपको, कि वियतनाम का कैपिटल हनोई मिलेगा आपको। और उसके बाद जो है ये आप शिप का नाम याद रखिए, कि जो शिप का जो नाम है पूछ सकते हैं आपको। समुद्रा पहरेदार जो है, पहरेदार जो है वो एक पोर्ट कॉल में वियतनाम में रुकी है, याद रखना आपको। जिसमें यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड न्यूज़ में है, तो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड डे याद होना चाहिए 1 फरवरी। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो जो है वो है व्याम रक्षम। संस्कृत लैंग्वेज में है ये, इसका ट्रांसलेशन आएगा वी प्रोटेक्ट इन इंग्लिश। एंड राकेश पाल इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल और द हेड ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है ना। और ये कैपिटल इसका वियतनाम का हनोई मिलेगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बाइडन हैं जो US प्रेसिडेंट, उन्होंने $95 बिलियन का पैकेज बनाया है किसको फंड करने के लिए, यूक्रेन रशिया वॉर जो है वहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल को सपोर्ट करने के लिए, एंड ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं ताइवान को भी वहाँ फंडिंग देने के लिए ये बाइडन ने $95 बिलियन का मिलिट्री पैकेज बनाया है यहाँ पर, याद रखना आपको। US प्रेसिडेंट ने बनाया ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रहा है एक्सरसाइज से आ रहा है। USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये जो 4 नेशन हैं, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये 4 नेशन मिलके साउथ चाइना सी में, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर साउथ चाइना सी में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली चाइना को जवाब देने के लिए, बिकॉज चाइना मानता है कि जो साउथ चाइना सी जो पूरा है ये पूरा चाइना को बिलोंग करता है, जो कि गलत है एक्चुअली। इतना बड़ा सी अकेला चाइना का नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का रोल यहाँ पर है। खाली चाइना का डोमिनेशन को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए यहाँ पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने मिलकर एक्सरसाइज किया मिलिट्री, ताकि चाइना का जवाब मिल सके इस साउथ चाइना सी के अंदर, जो चाइना के साउथ में पड़ता है ऑफकोर्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मिलिट्री स्पेंडिंग से न्यूज़ आ रहा है कि ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड में इंडिया सबसे 4th नंबर में है टॉप से इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। जितना मिलिट्री में स्पेंड कर रहा है इंडिया नंबर 4th में आ रहा है। तो टॉप में कौन है याद रखना आपको, टॉप में अमेरिका है नंबर 1 में, इट इज़ अमेरिका टॉप मोस्ट स्पेंडिंग इन मिलिट्री। चाइना नंबर 2nd में मिलेगा आपको, रशिया 3rd में है, एंड ऑफकोर्स नंबर 4th में आपको इंडिया मिलेगा। ये रिपोर्ट किसकी है, ये रिपोर्ट है, ये मालूम चला है हम लोग को इस रिपोर्ट के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिप्री इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जहाँ पर स्पेंडिंग, मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में वो एक रैंकिंग निकालता है। उसमें इंडिया नंबर 4th में है और टॉप में अमेरिका मिलेगा आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग में। उसके बाद जो है एक शिप का नाम मेंशन हो रहा है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है, MSC एरिस। बेसिकली ये शिप जो है ईरान ने रिसेंटली सीज़ कर लिया। ये इंडिया की शिप है, इट इज़ अ शिप ऑफ इंडिया विच इज़ सीज्ड बाय ईरान। बेसिकली ईरान इसराइल को वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पर
उसके चक्कर में बीच में कहीं ना कहीं जो शिप्स आसपास से जा रही हैं इसराइल के आसपास से, गल्फ़ ऑफ ओमान से या फिर आपका ये पर्शियन गल्फ से, तो वहाँ से जो है वो शिप्स को सीज़ कर ले रहे हैं वहाँ से ईरान। तो इंडियन शिप को भी रिसेंटली सीज़ कर लिया गया है। हमारी टीम लगी है, जैसे बहुत जल्दी इस शिप को बेसिकली आपका ये छुड़ाया जाएगा। तो ईरान ने शिप की सीज़ किया है। बेसिकली शिप का नाम MSC एरीज याद रखिएगा, ये शिप का नाम है। उसके बाद रिसेंटली एक मिसाइल टेस्ट किया है, मिसाइल का नाम है मेज 2। ये बेसिकली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल बेसिकली होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है आराम से। मेज 2 मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है बेसिकली आपका ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेके वो एंटर करता है वापस एटमॉस्फेयर के अंदर और अपने टारगेट को वहाँ पर अचीव करता है। और एक होता है आपका क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं करता, क्रूज़ करते हुए डायरेक्टली अपने अटैक करता है। उतना वो हाइट में नहीं जाता, उतना एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं करता वहाँ पर। तो यार को बैलिस्टिक जो है थोड़ा हाइट में जाता है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है। और क्रूज़ मिसाइल जो है वो ट्री टॉप मोशन को फॉलो करता है वहाँ पर। और मेज 2 जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना आपको वो चीज़। 250 किलोमीटर्स का उसका टारगेट अचीव किया गया। नेक्स्ट जो है इसराइल की तरफ से अगेन न्यूज़ है। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसराइल हमास जो वॉर चल रहा है इस वक्त, वहाँ से देखिएगा इसराइल से मल्टीपल न्यूज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट जो यहाँ पर है एक डिफेंस सिस्टम के बारे में बात हो रहा है, उसका नाम है सी डोम डिफेंस सिस्टम। जैसे इसराइल जो है वो एक डिफेंस सिस्टम जो है वो डिप्लॉय कर दिया है वहाँ पर। जैसे इनकमिंग जो मिसाइल्स इसराइल की तरफ आएंगी तो उसको ट्रैक करके आपका ये न्यूट्रलाइज़ करने का काम एक डिफेंस सिस्टम का होता है। तो सी डोम एक सिस्टम है जो इनकमिंग मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज़ कर देगा इस ऑफ इसराइल और ईरान। और ये इसराइल का ही एक ऑपरेशन भी चल रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, ऑपरेशन आयरन शील्ड, जहाँ पर इसराइल का प्लान है कि वो अराउंड 300 ईरान के ड्रोन्स को काउंटर कर सकता है वाया दिस आयरन डोम सिस्टम हो गया आपका, सी डोम सिस्टम हो गया आपका। एरो मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है इसराइल बहुत टाइम से, ताकि वो पैलेस्टीन, हमास और ईरान जैसे काउंटर को वहाँ पर काउंटर कर सके। तो यहाँ आपको सी डोम, आयरन डोम और ये मिसाइल्स का नाम याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है कि ये सब मिसाइल्स इसराइल से रिलेटेड है। और ये ऑपरेशन आयरन शील्ड के बारे में भी याद होना चाहिए आपको, ये सब इसराइल से रिलेटेड है। उसके बाद जो है अगेन सेम न्यूज़ है, दिखा होगा आयरन डोम वहाँ पर था, वहाँ यहाँ पर भी था, आपको सी डोम था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सी डोम। यहाँ मैंने बताया आपको आयरन डोम सिस्टम जो है वो भी एक डिफेंस सिस्टम है। और एरो मिसाइल्स के बारे में भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। दिस आर ऑल बिलोंग्स टू इसराइल के पास ये सब सिस्टम है, ताकि वो ईरान और पैलेस्टीन और हमास जैसे ग्रुप्स को काउंटर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंडिया के पास भी एक डिफेंस सिस्टम आया है, रशिया ने दिया है बेसिकली, इग्ला-S नाम है उसका। इग्ला-S इज़ अ सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयर में जो मिसाइल्स आ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज़ करने का काम इंडिया भी कर सकता है एक सिस्टम से। उसका नाम है इग्ला-S, जो रशिया ने इंडिया को प्रोवाइड किया है रिसेंटली। उसके बाद जो है रशिया ने एक रॉकेट टेस्ट किया है, उस रॉकेट टेस्ट का नाम है अंगारा-S, इट इज़ प्रोनाउंस्ड बाय नेम अंगारा-S, जो रशिया ने टेस्ट किया रिसेंटली। एग्जाम पूछा था कि अंगारा A5 जो है वो किसका रॉकेट टेस्ट हुआ रिसेंटली, तो रशिया का नाम आप याद रखिएगा, वहाँ से लिखा हुआ है रशिया सक्सेसफुल अंगारा A5 रॉकेट टेस्ट लॉन्च। उसके बाद जो है इंडिया ने रिसेंटली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो है वो फिलीपींस को सोल्ड आउट किया है, वो बस सेल किया है। उसके बारे में है कि इंडिया हैज़ डिलीवर्ड ब्रह्मोस में क्रूज़ मिसाइल्स टू फिलीपींस। और बहुत ही अच्छा डील है इंडिया को, जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ से बढ़ने बहुत ही हाई तक जाएंगे यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, कुछ डिफेंस एक्सरसाइज से न्यूज़ आ रही हैं। डस्टलिक एक एक्सरसाइज का नाम है जो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में होती है। सागर कवच जो है वो मैरीटाइम जो एजेंसीज़ है हमारे पास, लाइक इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मेराइन पुलिस, ये सब मिल के है वो अपनी मिलिट्री नेवल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो दिखाएंगे यहाँ पर। लक्षद्वीप आइलैंड्स में ये हो रहा है, सागर कवच नेवी से रिलेटेड है। और डस्टलिक जो है वो भी एक्सरसाइज है, इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज मिलेगी आपको यहाँ पर। और नेक्स्ट है गगन शक्ति, यहाँ पर एयरफोर्स इन्वॉल्व है, इंडिया की जितने भी जो एयरफोर्स है वहाँ पर, जो भी एयरफोर्स है यहाँ पर इन्वॉल्व है। और यहाँ पर गगन शक्ति के अंदर जो एयरफोर्स है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है गगन शक्ति, आपका पोखरन में हुआ, राजस्थान के अंदर, आपका जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है ये, याद रखिएगा इसको। गगन शक्ति रिलेटेड टू एयरफोर्स, वेयर एज सागर कवच इज रिलेटेड टू मैरीटाइम जो फोर्सेस है उनके से रिलेटेड है, ये बता रहा हूँ। नाम में ही है सागर, सागर का मतलब होता है पानी, एंड देन गगन का मतलब होता है हवा, तो वहाँ से याद रखना है एयरफोर्स एक जगह इन्वॉल्व है और एक जगह इंडियन नेवी इन्वॉल्व है। उसके बाद जो है US ने एग्री की है कि वो नाइजर से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर देगा। बेसिकली ये जो पूरा रीजन जो है, जो पूरा अफ्रीकन रीजन है,
ये पूरा का पूरा इस साहिल रीजन में आता है। ये साहिल, इसको जोग्राफी में टर्म बोलते हैं साहिल। बेसिकली डेजर्ट्स और नीचे आपका जो इक्वेटोरियल है उसके बीच में एक ट्रांजिशन का रीजन है साहिल बोल के। यहाँ से ना जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, साहिल, माली, चैड, ये सब धीरे धीरे एंटी अमेरिका होने वाले हैं, एंटी अमेरिका हो रहे हैं। एंड दे आर मोर टिल्टिंग टूवर्ड्स रशिया की तरफ टिल्ट ज़्यादा हो रहा है उनका। उस वजह से यूएसए को धीरे धीरे अपने जो आर्मी यहाँ डिप्लॉय करके रखे थे बहुत पहले टाइम से, तो उसको धीरे धीरे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पूरा बाहर कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ, यूएस एग्रीज टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम नाइजर अमिड साहिल्स रीजन पाइवट टू रशिया की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। यहाँ लिख रहा होगा, आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ कि नाइजर से यूएस के ट्रूप्स बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद कुछ उड़ीसा स्टेट से कुछ न्यूज़ हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। अगर आप उड़ीसा से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ही ये रिलेवेंट है, लाइक OPSC हो गया, OAAC, OTPSC, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ही इसको देखिएगा, और नेल्स इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको जस्ट मैं दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल उत्कल दिवस फेमस है 1 अप्रैल 1936, उड़ीसा का ये फाउंडेशन डे है, याद रखना आपको। इसके बारे में डिटेल्स हैं गिवन, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका छेनापड़ा दिवस है 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है ना। और उड़ीसा कैपिटल डे हर साल 13 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, वो याद रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ है, उसको आप देख लीजिएगा। और गो स्विफ्ट नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, जहाँ पर जो इन्वेस्टिंग जो करते हैं, जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान कर दिया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, गो स्विफ्ट नाम का, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और उड़ीसा के अंदर 2 एथलीट का नाम बार बार आ रहा है, किशोर जेना नाम है एक का, और एक है श्रियंका सदांगनी। एक ने जैवलिन और एक में शूटिंग में क्वालिफाई किए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए, जो पेरिस में होने वाला ऑफकोर्स। और आपको नवीन पटनायक जी जो रिसेंट इलेक्शंस हुआ है वो हिंजली जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका सीट में इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो जो गंजा में पड़ता है, याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको। और एक नाम है संतिलाता बारिक, जिनका नाम बार बार आए, सिंगर थे, शी हैज़ पास्ड अवे। उड़ीसा का मैंग्रोव पिटा बर्ड्स जो है वो, उसका मेंशन बार बार नहीं सुबह में है, जो आपको भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। आप जस्ट एग्ज़ाम से पहले इस इंपॉर्टेंट डेज़ को जस्ट ओवरऑल देख लीजिएगा, कौन से डे में क्या। लाइक फॉर एग्जांपल आपका 1 अप्रैल में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 डेज़ हुए हैं, तो उस दिन आपका RBI डे भी हो सकता है, और उड़ीसा फाउंडेशन डे, उत्कल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे याद रखिएगा, अर्थ डे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नेशनल सिविल सर्विस डे इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेरिटेज डे एग्जाम में बहुत बार आया, याद रखिएगा। और इसमें से पंचायती राज डे इंपॉर्टेंट है 24 अप्रैल, मलेरिया डे 25 अप्रैल, और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी 26 अप्रैल को पड़ेगा, ये याद रखिएगा ये चीज़ आप, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होता है, कुछ और पार्ट्स भी हैं यहाँ पर, उसको कवर करेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर जो न्यूज़ में हैं, उसको मैंने क्या किया ना, इस मैप के अंदर उसको मार्क कर रखा है कि कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में हैं विद इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर अलग अलग स्टेट को मार्क कर रखा है। अब जो इसको एग्जामिनेशन पहले इस मैप को जस्ट ओवरऑल देख के जाइएगा कि यहाँ पर स्टेट वाइज न्यूज़ क्या क्या है हमारे पास, किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में क्या क्या स्पेशल हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये जो आपको फर्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात होगा आपका लद्दाख के अंदर सियाचिन ग्लेशियर है, मालूम होगा आपको। वहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 84 में, तो उसको 40 ईयर्स हो चुके हैं, तो वो रिलेवेंट है। एग्जाम में पूछा था कि आपका सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो आपको लद्दाख मालूम होना चाहिए। सिमिलरली आपका कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में मिलेगा आपको, वो भी वहाँ न्यूज़ में मिलेगा। गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक के कुछ प्रूफ पाए गए हैं। आपका पैलेंटोलॉजी जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है उसके थ्रू पैलेंटोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने वासुकी नाम का एक सबसे बड़ा स्नेक जो है वो गुजरात में शायद डिस्कवर किया, याद रखिएगा। पठीमलाई केव इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मधुमलाई केव तमिलनाडु में, पुलिकेट लेक इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु का। ग्रेट निकोबार के अंदर शॉम्पेन ट्राइब बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको, इलेक्शंस के लिए फेमस हो गए यहाँ पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड्स का नाम बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में से दे दिया गया हमको, और ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ था इंडिया के अंदर। सिमिलरली वर्ल्ड के अंदर भी कुछ प्लेसेस हैं जिनका नाम मालूम होना चाहिए, और उनका कैपिटल एग्जाम में मोस्टली पूछता है आपको, जो न्यूज़ में है। मैंने क्या किया, स्लाइड के अंदर जो भी वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके साथ उसका न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको कैपिटल पूछ सकता है उसका। जो भी कंट्रीज न्यूज़ में इसको वर्ल्ड मैप में मार्क कर दिया हूँ आपके लिए। आपका काम जस्ट एग्जामिनेशन से पहले इस वर्ल्ड मैप के ऊपर देख लीजिएगा, न्यूज़ एज सच नहीं पूछेगा आपका, मगर कैपिटल्स पूछ सकता है आपको, वेरी मच इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए। पार्ट 3 वीडियो जल्दी ही आएगा आपके लिए, एग्ज़ाम से पहले ऑफकोर्स आएगा, तो उसके लिए आप वेट करते रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।